हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो मड़ी, ओनली स्टडी। तो टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का हमारा वीडियो बहुत प्रीसियस होने वाला है। आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं, लगभग सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, कि मैं भी आईएएस आईपीएस बनूं, लेकिन वो सब यही नहीं जान पाते कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। लगभग 90% लोगों का डाउट रहता है कि हम तैयारी को शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें। क्या डायरेक्ट कोचिंग चले जाएं, क्या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चले जाएं, क्या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाके बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करें, जो कि सभी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के लिए फीस सबकी बस की बात भी नहीं है। लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में इसकी फ़ीस जाती है दोस्तों। तो सभी लोग सोचते हैं कि शायद हम तो ये कभी कर ही नहीं पाएंगे, कब हम वहाँ जाके कोचिंग करेंगे, कब स्टडी स्टार्ट करेंगे, शुरुआत कहाँ से करें। तो इन सभी बातों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, घर से आप कैसे स्टार्ट करें। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन करना ही इसकी तैयारी करने की सटीक रणनीति नहीं है कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप डायरेक्ट कोचिंग चले गए, या अब तो ऑनलाइन बैच आ गए हैं तो वो काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप सोचो कि हम डायरेक्ट किसी अच्छे टीचर को देख के या किसी अच्छे टीचर के डेमो लेके उसका बैच परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कहोगे मैं कौन होता हूँ इस बारे में बताने वाला। तो लगभग 1 साल से मैं भी इस परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ। और स्टार्टिंग में जब किसी फील्ड में आप स्टार्टिंग करते हो तो बहुत सारी कठिनाई आती हैं, समझ में नहीं आता कुछ कि कैसा क्या होगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर कुछ लंबा होता है। हर किसी को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, समझ में हर किसी को आता है लेकिन टाइम लगता है समझने में। शुरुआत जब करी थी मैंने भी तो काफ़ी मुश्किलें आई थी, कुछ पता नहीं था कैसे कहाँ से क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से क्या प्रोवाइड करना है, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भी इधर उधर का सहारा लिया, कभी सोशल मीडिया, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, या फिर उन लोगों को ढूंढा। देखो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत ख़राब चीज़ भी है। यूट्यूब से हमें समझने के लिए खुद से भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए ख़राब है, हमें किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए। कि आजकल यूट्यूब पे तो हर कोई आके ज्ञान देने लगा है भाई, तो सभी की बातें भी हमें नहीं माननी है यूट्यूब वाले की कि कौन क्या बता रहा है। फिर मैंने उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया जो लोग काफ़ी टाइम पहले से इस लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि जो बंदा जिस फील्ड में रह चुका होता है, जो बंदा जिस फील्ड में घुसा हुआ होता है, उससे अच्छा उस बारे में कोई नहीं बता सकता। आप टीचर से भी पूछोगे तो वो उस वे में बताएगा कि बच्चा मेरे पास आए, स्टूडेंट मेरे पास आए। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा होगा वो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। तो मैंने ऐसे ही लोगों को ढूंढना प्रारंभ किया। तो फिर आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर एक भाई हैं मिस्टर देव पाठक जी, उनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी इस परीक्षा की रणनीति को समझने में। तो इस वीडियो को अगर वो देख पा रहे हो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका भी विशेष योगदान रहा है मुझे इस परीक्षा के बारे में सारी जानकारी देने में। कई बार मैंने भाई को परेशान किया, कई बार भाई से घंटों वार्तालाप किया, तब जाके मैं प्रोसीजर जान पाया कहाँ से कैसा क्या है, कैसे तैयारी प्रारंभ करनी है, कैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक फोकस करना है। तो सीधा बात पे आते हैं कि तैयारी शुरुआत कहाँ से करनी है, किस एज पे करनी है, ये भी डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों का बचपन से सपना होता है कि हाँ भाई उन्हें तो कलेक्टर बनना है, तो वो हाई स्कूल हुआ नहीं, इंटर हुआ नहीं, बस वहीं पे फोकस है। तो इतनी जल्दी भी स्टार्टिंग करना ठीक नहीं है। आपके माइंड में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप अपना बोर्ड क्लियर कीजिए। इसकी एकदम बिल्कुल सटीक एज जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब इस तैयारी को स्टार्ट कीजिए। उससे पहले अपने माइंड में गोल बना के रखिए, हाँ मुझे ये करना है, उस लाइन में धीरे धीरे कार्यरत रहिए, लेकिन संपूर्ण उसी पर फोकस करना बिल्कुल सही नहीं। तो आप अपने ग्रेजुएशन टाइम से इस परीक्षा की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आपका प्लान बनता है तो बाद से भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को उस टाइम पे पता भी नहीं होता कि यूपीएससी नाम की भी एक चीज़ होती है, आईएएस नाम का भी कोई एक चीज़ होती है, आईपीएस नाम की कोई एक चीज़ होती है।
वो आपको मैच्योर होने के बाद समझ में आ पाता है। तो बात करें स्टार्टिंग की, अगर आपका बैकग्राउंड, अगर आपका एकेडमिक आर्ट साइड से रहा है तो सबसे अच्छी बात है। हाँ सही सुना, आप लोग कहेंगे कि साइंस ग्रुप से होना अच्छी बात है, ये बता रहे हैं कि आर्ट ग्रुप से होना अच्छी बात है। जब तक हम अपना ग्रेजुएशन करते हैं, जब तक अपना बोर्ड करते हैं, तब तक के लिए पीसीएम ग्रुप होना या साइंस ग्रुप होना अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इस लाइन में आना है तो आर्ट ग्रुप होना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इधर आर्ट का ही मेन रोल है, इधर जीएस का ही, इतिहास, भूगोल, संविधान, इन्हीं सब चीज़ों का मेन रोल है। चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका एकेडमिक क्या रहा है, लेकिन इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो नहीं पढ़ी थी और एग्ज़ाम भी क्रैक कर, कुछ लोग कहेंगे हमने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं कि लोग सिलेक्शन होने के बाद बोलते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो सिलेक्शन होने के बाद ये भी एक कड़वा सत्य है, लगभग 60% लोग जो उन्होंने खुद ने नहीं किया वो भी बता देते हैं आप लोगों को, कुछ वाहवाही लूटने के लिए भी। ऐसा होता है अक्सर, जब आप सिलेक्शन ले जाओगे उसके बाद आप भी किसी इंटरव्यू में बोलोगे तब आप खुद से जज कर पाओगे मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका बेस मजबूत करती हैं। एनसीईआरटी में बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ दे रखा है। आप कहोगे किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ूँ? भाई पतली पतली किताबें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 महीने में आप सारी किताबें फिनिश कर सकते हो। तो 6 से इंटर तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लो। आपको सभी नहीं पढ़नी है कि आपको हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस सब किताबें, यही सब किताबें आपको पढ़नी है 6 to इंटर। अब कुछ किताबें तो आपको आगे जीएस पेपर में हेल्प करती हैं, आपको प्रीलिम्स मेंस में हेल्प करती हैं। कुछ किताबें जिनका परीक्षा में पूछे जाने का कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। मेरा अपना सजेशन है, मैंने पढ़ी तो जाना कि उन किताबों को पढ़ के हमारे दिमाग में एक अलग ही समझ विकसित होती है, जो कि शायद आपको या और हमको आगे इंटरव्यू में फोकस करेंगी, आगे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगी। हम खुद के निर्णय खुद ले पाएंगे अगर हम उन किताबों को पढ़ चुके होंगे तो, कि पहले कैसे क्या होता था, अब कैसे क्या होता है। इस सब के बारे में अगर हमने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पढ़ रखी हैं तो हमें आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पतली पतली किताबें हैं, 2 से 3 मंथ में फिनिश कर सकते हैं। 2 या 3 रीडिंग लगाइए आप उनकी। फर्स्ट रीडिंग में पढ़ते जाइए, सेकंड रीडिंग में आप, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो पूछते हैं कि क्या एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाना ज़रूरी है या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो आप पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट्स नहीं, सेकंड रीडिंग जब पढ़िए तो जैसा मैंने किया है मैं आपको बताऊं तो सेकंड रीडिंग में आप हाइलाइटर उस पर यूज कर सकते हो। नोट्स आप तब बनाओ जब उसी सब्जेक्ट की आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। इसका फ़ायदा होगा ये, आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने पहले ही 6 to इंटर की हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी मेरे दोस्त। आपको हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा उस बुक में। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद बुक स्टैंडर्ड बुक पे आइए। आप बोलोगे कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है, तो मेन चीज़ है सिलेबस। हमें सिलेबस पे फोकस करना है, ना कि बुक पे फोकस करना है। सिलेबस आप इसका गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसके बाद अपने ऑप्शनल पेपर का। जिस बुक से आपको सिलेबस मिल जाए आप उस बुक को पढ़िए। फिर भी एक सब्जेक्ट की लगभग 2 से 3 बुक हैं मोस्ट पॉपुलर, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है। ये नहीं कि आपने 2 बार ये पढ़ ली, 2 बार वो पढ़ ली। हिस्ट्री के लिए जैसे कि आपने एक बार ये पढ़ ली, आप कहते हो मैं एक बार वो बुक पढ़ लेता हूँ। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र, स्पेक्ट्रम आती हैं। आप बोलो मैंने एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ ली, अब मैं एक बार बिपिन चंद्र पढ़ लेता हूँ। भाई सब मिक्सिंग हो जाएगा, बुक ही चेंज नहीं करनी है। एक बुक को 8 बार तो पढ़ सकते हो, एक बुक को 4 बार तो पढ़ सकते हो, लेकिन 4 बुक को एक बार कभी मत पढ़ो। एक बुक को 4 बार पढ़ो आराम से। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार अच्छा समझ में आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें, कई सारी बुक को एक बार ना पढ़ें, एक ही बुक को बार बार पढ़ें, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। बुक लिस्ट कहाँ से लेनी है, कैसा क्या करना है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में अगर आप लोग पूछेंगे तो बता दूंगा कि बुक लिस्ट इसके लिए क्या होनी चाहिए।
और ये सभी जानते हैं कि सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। बात यही थी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। शायद ही आप समझ पाए होंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो स्टार्टिंग के लिए आपको सबसे पहले NCERT पढ़नी है 6 to इंटर, क्योंकि GS का ही मेन रोल है इस किताबों में, नहीं GS का ही मेन रोल है इस परीक्षा में। इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, यही सब इसका सिलेबस है। वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं @prince_ऋतिक_गंगवार। मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा, सिलेबस बता दूंगा। आपके कोई भी डाउट रहे हों UPSC को लेके तो मैं आपको क्लियर करने का एक सार्थक प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों के कोई भी डाउट रहे हों तो आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा, मैं फुल कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।